मुझे एक और ईवी के साथ खड़े देख के आपको शायद हैरानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत फ्रीक्वेंटली ईवी का कंटेंट आ रहा है और ये अच्छी चीज भी है। हम लोग अपने आप को भी खुशकिस्मत मानते हैं कि ईवी की प्रमोशन ज्यादा हो रही है। हालांकि हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, बट बाई चांस की बात है हमें संजीव जैसे ओनर्स जो है वो खुद ही अप्रोच कर रहे हैं और हम लोग उनके ओनरशिप रिव्यूज ले रहे हैं। तो एक और वीडियो लेके हाजिर है नेक्सॉन ईवी मैक्स और इसके ओनर है संजीव, जो चला चुके हैं ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर। 1 साल होने वाला है गाड़ी को। ये ब्रीफ मैंने दे दिया, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आज संजीव से लेंगे। और ऐसा नहीं है कि वीडियो अगेन एक ईवी पे है, नेक्सॉन पे है तो कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला। इसमें बहुत कुछ डिफरेंट होगा क्योंकि संजीव के अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और हर ओनर के, मैं अपनी वीडियो में हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हर ओनर के अपने अलग फीडबैक होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है जो वो शेयर करते हैं और वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाड़ी सेम है तो हर किसी का एक्सपीरियंस भी सेम होगा। तो संजीव से डिस्कशन स्टार्ट कर। वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सर। संजीव कहाँ से आए हो, सबसे पहले तो ये बताओ, और क्या करते हो? मैं अभी गुड़गांव से आया हूँ। हाँ। और मैं एक एमएनसी में जॉब करता हूँ। और संजीव का एक चैनल भी है। संजीव ऑटोमोबाइल के ऊपर ही है चैनल आपका? बिल्कुल बिल्कुल, ऑटोमोबाइल पे मोटर जोन के नाम से चैनल है। अच्छा ठीक है, तो भाई का चैनल जरूर देखिए एक बार और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। संजीव गाड़ी की बात करते हैं, कितने की ली थी और कब ली थी? मैंने ये गाड़ी ली थी 18 मार्च 2023 के अंदर। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। ठीक है। और मैंने जब उठाई थी ये गाड़ी, मैं शोरूम पे प्राइस पे करके आया था इसका 18,20,000 रुपए, सारा कुछ मिला के। उसमें से फिर मेरे को 2,62,000 रुपए की सब्सिडी आ गई है गवर्नमेंट की तरफ से और 15,000 का मैंने टीडीएस रिटर्न कर लिया है। तो ऐसे करके मेरे को ये 15,40,000 की पड़ गई है। हाँ। अब इसके ऊपर हमने जो आरटीओ पे भी किया था शोरूम पे, वो 1,05,000 रुपए और इसका आना बाकी है। हाँ, जो बोल रहे हैं कि हालांकि 1 साल हो गया, हरियाणा गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको 1 महीने के आसपास हम दे देंगे। तो वो जो अगर मेरे पास आ जाएगा तो मेरी ये गाड़ी 14,40,000 रुपए की पड़ जाएगी। अब बोलो भाई, 14,40,000 रुपए में नेक्सॉन ईवी मैक्स। अब कोई कहते हैं जी बहुत महंगी पड़ती है, अभी इन्होंने तो पेट्रोल वाले प्राइस में जो है ईवी ले ली। अच्छा, इससे पहले संजीव कौन सी गाड़ी चलाते थे और ईवी लेने का कैसे आया दिमाग में? हाँ, तो मैं पहले तो बता दूं मैं कौन सी गाड़ी चला रहा था। मैं एक्चुअली मेरे पास खुद मैं पर्सनली ओन कर रहा था, i10 मैंने ओन की थी। हाँ। जिसको मैंने 1,20,000 के आसपास चलाया। फिर मैंने बीच में पंच लेके आया AMT में, बट वो मैं लेके आया था NCR के लिए, बट मेरे को थोड़ा सा अच्छा मजा नहीं आया उसमें। बट जो AMT था ना, वो उसमें मेरे को थोड़ा सा ऐसे जैक सा फील होता था, मजा नहीं आ रहा था चलाने में। मैनुअल में कोई दिक्कत नहीं थी, AMT में थोड़ा फील हो रहा था। वो मैंने फिर फैमिली में दे दी। फिर मैंने एक इको स्पोर्ट ली यहीं से सेकंड हैंड। वो भी मेरे को थोड़ा सा पैर दर्द वगैरह होने लग जाता था। ठीक है, पैर मतलब रनिंग करते करते पैर दर्द होता था। पैर अच्छा, पैर दर्द। हाँ, पैर दर्द होने लग जाता था ड्राइविंग करते करते। तो साथ में मेरा दिमाग में ये भी था। तो हमने सोचा चलो कुछ हम अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं। तब से मेरे माइंड में ईवी का था। अच्छा। कि ईवी लेनी है। बट थोड़ा बजट जा रहा था, ऊपर हाई जा रहा था। मैंने बुक करा दी थी काफी टाइम से कि भाई ईवी लेनी है मुझे। बस एक सही डील का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। और उस समय हरियाणा गवर्नमेंट की सब्सिडी थी और मैंने मौके पे चौका मार दिया। दूसरी मेरी रनिंग ज्यादा थी, जैसे मेरे पास i10 थी, उसको मैंने 5 साल में 1,20,000 के आसपास चलाया था। अच्छा। तो मैं बिल भरता था भाई मेरे कार्ड के, और तो उसमें मैंने कैलकुलेशन किया, मेरे हर महीने 20,000, 15,000, 20,000। मतलब आप राजस्थान लेके जाते थे? हाँ, अप डाउन मेरा महीने में एक बार होता था। राजस्थान हो गया, इधर उधर हो गया, तो गाड़ी से चलना होता था। ठीक है। तो वो मेरे आलतू फालतू की चीजें थी। 20,000, 25,000 रुपए मेरा महीने का, वो उसको एक सेविंग देखते हुए मैंने ईवी को साथ में ये कंसिडर किया। अभी कुछ कैलकुलेशन किया है कि कितना अभी तक 1 साल में सेव कर लिया है? आइडिया लगाए तो कितने का पेट्रोल जो आप भरवाते थे वो बच गया होगा? मैं 1 साल के अंदर मैं लगभग मान लो 20-22,000 का मैं पेट्रोल भरवाता था, वो मेरा पूरा बच गया। एक महीने में? 1 महीने में भरवाता था। तो मेरे 11-12 महीने हो गए हैं, तो मान लो 2 लाख रुपए के मोटा मोटा लगा 2 लाख रुपए मोटा मोटा बना लो। ठीक है। और चार्जिंग आपने की होगी तो कितने की लगी होगी? चार्जिंग 1,500-2,000 रुपए मेरे, मतलब महीने की अगर 2500 भी किलोमीटर चल रही है तो 1,500-2,000 की चार्जिंग है। चार्जिंग कॉस्ट बड़ी कम आ रही है, मतलब 25,000 की चार्जिंग होगी घर से चार्ज करने? घर से पे सारी, मतलब मेरी 90% घर से चार्ज है। बाहर कोई 1.5 से 2.25 लाख रुपए के करीब तो ये एक साथ बाहर हो गए। हाँ, आराम से बाहर हो गए। ठीक है। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर भारत सरकार के एक और ऑप्शन था कि आप एक बार जो है इनकम टैक्स में भी बेनिफिट ले सकते हो ईवी का, वो मैंने बचाया है। मेरे ख्याल से अप टू 50,000 के करीब है। 150 लाख का, हाँ 50,000 के आसपास बचता है, 50,000। ठीक है। तो उसमें मैंने वो 50,000 सीधा वो और बचा लिए। ठीक है। अच्छा, जब ईवी ली थी तब पता था कि इतना मिल जाएगा सब्सिडी, ये सब ध्यान में था? मैंने सारी कैलकुलेशन करके ली थी। अच्छा, कि मतलब इतना वापस आ जाएगा, यहाँ से इतना आएगा, वो सब
पता कर लिया था पहले, सारी चीजें पता करके, बस इसके अंदर ईवी के अंदर यही है कौन से स्टेट से उठानी है। अब तो वैसे भी टाटा ने जो नेक्सॉन ईवी प्राइम और मैक्स के ऊपर, इवन टियागो के ऊपर भी डिस्काउंट दे दिया है, बैटरी की कॉस्ट कम हो गई है। बहुत से लोग कह रहे हैं यार गाड़ियां नहीं बिक रही है इसलिए कर दिया। भैया टाटा की सेल्स देखो, मैं और ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर की टाटा की सेल्स की बात कर रहा हूँ। आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि गाड़ियां बिक नहीं रही है, गाड़ियां बिक रही है, फिर भी बैटरी सस्ती हुई है, इस वजह से प्राइस जो है वो कम किया गया। संजीव, चार्जर आप कौन सा यूज कर रहे हैं? मतलब 3.2 किलोवाट वाला कर रहे हैं जो, या फिर अलग से जो एक्सटर्नल आपको 7.2 का ऑप्शन मिलता है वो? नहीं, मैं 3.2 किलोवाट का यूज कर रहा हूँ। अच्छा, आइए एक बार बूट भी देख लेते हैं और वो चार्जर भी डेफिनेटली एक बार दिखा देते हैं। तो इस तरीके का कुछ चार्जर 3.2 किलोवाट का आपको गाड़ी के साथ मिलता है, जो हम ऑलरेडी अपने वीडियोस में पहले भी दिखा चुके हैं। हाँ। और संजीव जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने 7.2 के लिए नहीं गए, बट एक ऑप्शन है यहाँ पर जो मैं बताना चाहूंगा कि एक ब्रांड है जेव पॉइंट करके, और काफी रिलायबल और ट्रस्टेड ब्रांड है। उनके चार्जर्स आते हैं 7.2 किलोवाट, पोर्टेबल चार्जर्स भी आते हैं, जबकि OEM जो चार्जर्स देते हैं 7.2 किलोवाट वो सिर्फ आपको वॉल माउंट चार्जर्स देते हैं। एज कम्पेयर टू OEM उनके प्राइस भी अफोर्डेबल है। OEM के चार्जर्स में आपको ऑप्शन RFID के थ्रू ऑन और ऑफ की मिलती है, जबकि वहां पर वो पिन बेस्ड है, यानी कि टच स्क्रीन आपको इसमें ऑप्शन मिलेगी। टच स्क्रीन से आप बहुत सारी चीजें जो है वो मैनेज कर सकते हैं, लोड मैनेज कर सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं, और इवन उसको शेड्यूल कर सकते हैं चार्जिंग को। आप उसको Amazon पे जाके बाय कर सकते हैं, उसकी रेटिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छी रेटिंग वहां पर आपको मिलेगी। विद इन अ वीक आपके घर पे आके वो ऑन साइट आपको इंस्टॉल कर देंगे। दूसरी चीज, नो क्वेश्चन आस्क्ड, 2 इयर्स की वारंटी आपको मिलती है। कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको नो क्वेश्चन आस्क्ड रिप्लेस हो जाता है। पैन इंडिया इनका सपोर्ट रहता है। संजीव, बाकी अगर आपको ऑप्शन मिले इस तरह की 7.2 की पोर्टेबल की ऑप्शन मिले, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं तो आप 7.2 के टाइम भी उसमें कम लगता है चार्ज में, तो क्या आप लेना पसंद करेंगे उस तरह? बिल्कुल सर, एक ये जैसे आपने बताया कि ये पोर्टेबल चार्जर है, तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। जैसे एक फिक्स चार्जर होता है, उसके ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करने की बजाय अगर एक पोर्टेबल चार्जर पर हम इन्वेस्ट करें ना, तो वो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं उसको, और वो हमें बेनिफिट देगा जल्दी चार्ज करने का। नहीं तो क्या होता है, पोर्टेबल में हम ये कर सकते हैं और वो फिक्स हो जाता है कि 40,000 50,000 रुपए लगाया, जैसे आपने बोला उसका प्राइस भी काफी अच्छा है, तो वो डेफिनेटली एक अच्छी डील हो सकती है। तो अगर आपको वो चार्जर बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनके कांटेक्ट नंबर और डिटेल्स दे दूंगा, वहां पर आप जाकर बाय कर सकते हैं। रेफरेंस कोड आप हमारा मोटर बाइट ले सकते हैं। बाकी प्राइस ऑलरेडी उनका OEM से काफी कम है। आगे चलते हैं वीडियो पे। तो संजीव एक काम करते हैं, अब ड्राइव पे चलते हैं। बाकी आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो ड्राइव के दौरान जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। आइए। तो यहाँ संजीव की कार को ड्राइव कर रहे हैं। हालांकि एक्सपीरियंस हम लोग ईवी का बहुत बार आपसे पहले भी शेयर कर चुके हैं। यहाँ पर जनरली हमारा मतलब ज़्यादा जो रहेगा एम्फेसाइज वीडियो का वो हमारा रहेगा संजीव के एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो संजीव ने चला ली है गाड़ी 24,525। एक बार मैं MID दिखा देता हूँ। तो 24,525 चला चुके हैं पिछले 11 महीने में। अच्छा संजीव, अब इसमें हमने ऑलमोस्ट जो है वो इसकी परचेज वगैरह से लेकर वो सब बात कर ली। एक्सपीरियंसेस अपने कुछ शेयर करो कि आपके कुछ क्या बैड और क्या गुड एक्सपीरियंसेस हैं इस कार को लेकर। तो सर एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहला तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैंने आज तक जो गाड़ियां चलाई थी ना, मैनुअल चलाई थी या AMT चलाई थी, अच्छा। उससे ये मतलब बहुत ज्यादा ऊपर गाड़ी है, बहुत ऊपर। मान लो कि जहाँ पे हमारी 25, 30, 40 लाख की गाड़ियां भी मेरे को नहीं लगता कि कोई, जैसे मैंने स्कॉर्पियो वगैरह भी चलाई है, उसमें भी अब मजा नहीं आता है। मतलब जब से मैंने ये गाड़ी चलाई है ना, ईवी चलाने लगा हूँ, अब जब मैं मैनुअल गाड़ी में बैठता हूँ, जैसे घर पे पंच दूसरी भी है या फिर जैसे i10 है, उनमें जब हम बैठते हैं ना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा चलाने का। तो जब भी हम इधर उधर जाते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि ये जितनी भी चार्ज है ना, मतलब जितना पॉसिबल निकला जाए, इसी को लेके निकला जाए। बस थोड़ा सा एक इसका ये ड्रॉबैक अभी, मतलब ये स्पेसिफिकली मेरी साइड के एरिया में, जैसे इधर हनुमानगढ़ साइड या फिर रोहतक से आगे जाते हुए, कि वहाँ पे अभी फास्ट चार्जर इतने अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट ये वो उस कंडीशन में थोड़ी सी ऐसे दिक्कत होती है कि भाई जाते ही तुरंत कहीं और जाना है, उस समय थोड़ा सा आधे घंटे सोचना पड़ता है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो जाएगा, अभी मैं जैसे कंपनियों से बात कर रहा हूँ, कुछ लोकेशन वगैरह हम ट्राई कर रहे हैं कि कंपनियां कुछ लगा दे वहाँ पे, बट और कोई मतलब दिक्कत नहीं है। मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि इसको मैं जो है लेके जाऊं। दूसरा चीज, मेरा एक और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके अंदर कि मैं पहले है ना गाड़ी को बहुत ज्यादा वो चलाता था, रफ चलाता था। इवन दो चलाता है, ये भी अच्छी रफ चलाता हूँ, ऐसा नहीं है। बट इसमें क्या होता है, हम थोड़ा सा ना, हमें इसकी पावर बहुत ज्यादा है, पैडल पे सॉफ्ट रहते हैं। तो अब क्या है, जब मैं जैसे दूसरी गाड़ी जैसे पेट्रोल या डीजल गाड़ी में चलाता हूँ ना, तो वहाँ पे जो माइलेज मुझे पहले 15-16 की मिलती थी, वो माइलेज मुझे अब जो है 18-19 की मिलती है। सेम ही ड्राइविंग पैटर्न है मेरा, जो ईवी वाला होता है वही चलाता हूँ अब मैं। पहले क्या होता था, हमें ऐसे जैसे कोई ब्रेकर आ गया, जैसे अभी ब्रेकर आ रहा है,
तो हम क्या करते हैं, उछाल के निकाल दी। हाँ, कि जाने दो। अब क्या होता है कि यार रुक जने दो गाड़ी को, क्या रीजन क्या रहता है, मतलब वो गाड़ी की सेफ्टी के पॉइंट से रहता है या आदत बन गई है वैसे अब आदत बन गई है आराम से चलाने की, कि भाई इसके अंदर क्या है, इसके पीछे वो रीजन तो नहीं है ना कि नीचे बैटरी लगी हुई है उसको बचाना है, वैसा तो कुछ नहीं है। वो रीजन ही इसमें अब क्या है कि मेरे को ब्रेक नहीं लगाना पड़ रहा है इसमें। अच्छा, ठीक है, जब आप इसको रीजन रेट कर लेते हैं कि भाई चलो मेरे को ब्रेक कर दिख गया तो मैं गाड़ी को धीरे आराम से एक्सीलेटर छोड़ देता हूँ। ठीक है। अब जैसे मैं उसमें पेट्रोल गाड़ी चलाता हूँ ना, फिर तो मुझे वो ब्रेक लगाना मैं कई बार भूल भी जाता हूँ, यार मैं तो छोड़ रहा हूँ, वो अब फिर पता चलता है यार नहीं हम तो मैनुअल गाड़ी में बैठे। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। और इस गाड़ी के आने के बाद में मेरी जो दूसरी गाड़ी है, हालांकि मेरे पास पर्सनली दूसरी गाड़ी नहीं है, बट जैसे मैं घर पे जाता हूँ, घर पे जो गाड़ी है वो बिल्कुल नहीं चलती है। जब भी मैं चलाता हूँ इसी को प्रीफर करता हूँ। पहले क्या होता था कि चल यार नई गाड़ी आई हुई है, ये बड़ी गाड़ी है, इसको लेके चलते हैं। अब नहीं, जो भी है ये बेस्ट है, सबसे पहले यही निकलेगी। अगर ये चार्ज नहीं है तो फिर शायद किसी और गाड़ी की तरफ जाना है। दूसरी चीज सर, जो रनिंग कॉस्ट नाम की चीज थी कि यार पेट्रोल होगा या डीजल लगेगा, वो चीज तो दिमाग से निकल ही गई है। अब तो ये लगता है कि मुझे ये हेल्थ के लिए नुकसान करी है, थोड़ी सी 2 किलोमीटर चलना है, चलो गाड़ी लेके चलो। पहले क्या होता था, स्कूटी लाते थे, अवॉइड करते थे, चलो यार पैदल चलते हैं, 500 मीटर जाना है। अब बोला नहीं, पैदल क्यों चले, गाड़ी है हमारे पास, कौन सा खर्चा आना है, और जबरदस्ती घूमा जाता है। अगर जो रनिंग नहीं होती थी ना, ये पहले ऐसे यूजर होंगे जो ईवी का ऐसा नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं। हाँ, कि जो पैदल चलना भी हमने बंद कर दिया कि क्या यार पैदल क्यों ही चलना है। अच्छा चलो बढ़िया। हाँ, मतलब मेरे पास स्कूटी यार ये आदत मत डालो, पैदल चलने वाली आदत को रखो कम से कम। नहीं सर, क्या फायदा होने की बजाय हेल्थ को नुकसान हो गया। नहीं, थोड़ा वैसे तो ध्यान रखते ही है, बट ये एक मतलब मैं बता रहा हूँ, हाँ, ये चीज होगी क्योंकि अब इसमें क्या है, खर्चे का डर है नहीं। हाँ। कि यार चलो अगर 1 किलोमीटर जाने कुछ नहीं लगना है, आया रुको मैं कि आया 1 मिनट में, ठीक है ना, ऐसे हो जाती है कहानी। दूसरी चीज, मेरे पास स्कूटी है 6 महीने से खड़ी है, जो ड्यूट वगैरह आती है वो है, खड़ी है सर 6 महीने से। तो ये चीज आप तो ये लग गया कि जो पेट्रोल डीजल है ना, इनको सबको हटाओ और ऐसी चीजें ले आओ जो ईवी से चलने वाली, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, स्कूटर ले आओ। हाँ, ऐसे ले आओ तो बिल्कुल माइंड को टेंशन नहीं देती। तीसरी चीज, इसके अंदर एक बहुत अच्छा चीज है, पहले हालांकि हमें फर्क नहीं पड़ता था, जैसे वाइब्रेशन है, साउंड बहुत ज्यादा है उसका, जैसे पेट्रोल डीजल रहता था हमें लगता था कि यार अच्छी चीज है, पता ही नहीं चलता। अब क्या है, बहुत रिलैक्स, इसको चलाने के बाद आपको बेसिकली डिफरेंस पता चलता है। ये डिफरेंस पता चलता है कि इतना ज्यादा रिलैक्स रहता है आदमी। अब मैं क्या है, गुड़गांव से नोएडा करता हूँ सर। हाँ, ठीक है, मेरे हफ्ते में 1-2 राउंड लग जाते हैं। पहले क्या होता था, मतलब परेशान हो जाता था आदमी, ठीक है। अब क्या है, बड़ा रिलैक्स के साथ, अगर कोई काम भी है ना फोन में, कि कॉल चला के छोड़ दी, बात हो रही है और हो रही है, कोई टेंशन नहीं है, पैर को कोई दिक्कत नहीं है, कोई हाथ को दिक्कत नहीं है, आराम से रिलैक्स होके चलाते हैं, बढ़िया चलती है, गाने सुनते जाओ मस्त तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रिसेंटली सर्विस कराई है ये 22,500 वाली, 975 रुपए आया। 975 रुपए मात्र? हाँ, इतना बाइक का भी नहीं आता। सही बात है, 1000 रुपए तो यार बाइक का भी नहीं आता। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो बहुत सस्ती है सर्विस में। और सर्विस का मुझे तो ये लगता है कि ये भी जबरदस्ती ले रहे हैं टाटा वाले, वो भी जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ करते नहीं है, ये है कि जनरल चेकअप है, जनरल चेकअप के नाम पे उन्होंने पानी चेक कर लिया। वैसे 25,000 पे तो क्या ही चेक होगा, हो सकता है जब मेजर सर्विस आएगी। हाँ, उसमें कुछ आपका कॉस्ट चलो वो एक है, बट इनको सर्विस को थोड़ा सा टाटा वालों को करना चाहिए कि अब सर्विस है नहीं तो कस्टमर को ये भी बचाने दिया जाए, ठीक है। और इसको सर्विस को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहिए, कुछ होता नहीं है उनके पास सर्विस करने के लिए। अच्छा, इसमें कभी कोई इंजन लाइट वगैरह आई हो, कभी कोई फॉल्ट आया हो, बैटरी बीएमएस में कोई इशू कभी आया हो किसी तरीके का, जो 25,000 में? नहीं, मेरे को अभी तक ऐसा कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। वो अपना टीपीएमएस का आता है वो आता ही है। कुछ भी नहीं है, बढ़िया गाड़ी चल रही है। क्या रेंज निकाल रहे हो इसकी? हाँ, रेंज का सर थोड़ा सा एक कहानी है कि टाटा वाले जो है इसको क्लेम करते हैं 453 के आसपास बट ये है कि अब जैसे ये मौसम है फरवरी मार्च का, इसमें तो ये रेंज अच्छी निकाल के दे देती है, 340-350 के आसपास निकाल देते हैं। अच्छा, 340-350। ये भी साथ में बताइए कि कितनी स्पीड में जनरली आप चलाते हैं, कितने लोग होते हैं उसमें? देखो, लोग तो मैं अकेला होता हूँ जनरली। अच्छा। या फिर 2 लोग होते हैं, ठीक है। और स्पीड 50-60 जो है, जो मतलब सिटी के अंदर। हाँ, जो रीजन क्या रखते हैं? रीजन मेरा सिटी के अंदर रहता है 3, और अगर हाईवे पे चलता हूँ तो मेरा रीजन रहता है 1 या 0। ठीक है। और हाईवे पे अगर वैसे रेंज की बात करें ना नॉर्मली, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 280 मेरी रेंज देगी, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जैसे एसी वगैरह फुल ब्लास्ट पे चलने लग जाएगा, ठीक है, तो उस समय 280 और 270-280 के आसपास। हाँ, बस ये है। तो मैं उसको 240-50 के आसपास देखूंगा कि कोई चार्जर उससे पहले मिल जाए, ठीक है। मतलब एक 250 का जो एक मार्क होगा वो आपके लिए एक तरह से रिमाइंडर होगा, अलर्ट होगा, इसको चार्जिंग के लिए लगा देना चाहिए। बट ये 280 देती है, इससे ज्यादा नहीं देगी गर्मियों में। अच्छा, जैसे आपने संजीव बताया
है आप राजस्थान साइड से है, आपका होम टाउन वही है, तो ये वैसे जैसे अगर आप दिल्ली पंजाब करते हैं जनरली, तो दिल्ली पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं है, हमने किया है, बिल्कुल नहीं, इधर नहीं दिक्कत नहीं आती है। दूसरा ईस्टर्न यूपी साइड में भी आपको ज्यादा नहीं है, वेस्टर्न यूपी में आपको फिर भी थोड़ा इशू रहेगा। आप हरियाणा भी जाएंगे वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। राजस्थान की तरफ जाएंगे तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल सर, बहुत कम है। हालांकि राजस्थान में है, ऐसा नहीं है, कुछ एरिया में, लेकिन उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, थोड़ा आपको सोच के चलना पड़ेगा। मतलब जयपुर साइड में अगर जाते हैं तो अच्छा डेवलपमेंट है। अगर हम इधर जाते हैं, मतलब जो हरियाणा से बीकानेर या हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में जाते हैं, इधर साइड में नहीं है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। मे भी अभी गाड़ियां कम है इस वजह से नहीं है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। इसके अंदर थोड़ा सा कंपनियों को ध्यान देना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे। दूसरा चीज ये भी है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात आई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी लगाए, जैसे पुराने चार्जर सिंगल वो कनेक्टर वाले चार्जर लगा रखे हैं, सिंगल गन वाले, तो उनको मेरे हिसाब से डबल गन या फिर ट्रिपल 4 गन का करना चाहिए, क्योंकि अब जो है ईवी गाड़ियों की डिमांड रही है, तो हाँ, एक एक दो दो गन वाले चार्जर चलेंगे नहीं, तो लोगों को वेट करना पड़ा। इवन मैंने देखा है, जैसे मैं जाता हूँ, मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो यहाँ पे हिसार में एक चार्जर है, वहाँ पे मतलब मैं चार्ज कर रहा हूँ, मेरे पीछे 2 गाड़ियां और खड़ी है, BYD खड़ी है, ट्यागो खड़ी है, वेटिंग करने। वो एक थोड़ा सा लगता है कि यार अब गाड़ियां अच्छी खासी आ गई है मार्केट में, तो कंपनियों को भी ध्यान देना चाहिए। वो चार्जर बहुत पहले का लगा हुआ है, तो इस हिसाब से डबल गन चार्जर करना चाहिए। साथ में सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर जो GST वगैरह लगाते हैं, उसको भी थोड़ा कम करना चाहिए, स्पेशली अभी के लिए। हालांकि 5-4 साल बाद में हो सकता है और ईवी आ जाए, उसमें बढ़ा लो, बट अभी के लिए काफी ज्यादा कट रहा है। हाँ, ये तो मैंने भी ये चीज, ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ संजीव ने जो है मेंशन किया। हम लोग भी जब फास्ट चार्जिंग वगैरह करते हैं, DC चार्जिंग, तो ये हमारे भी माइंड में बहुत बार आया है, क्योंकि जो टैक्स लगता है वो काफी ज्यादा टैक्स, मेरे ख्याल से अगर आप ईवी को प्रमोट कर रहे हैं और साथ में इतना टैक्स लगा रहे हैं तो इतना फिर कोई फायदा नहीं, मतलब नहीं बनता है। देखो बिल्कुल सही बात है। कई बार दिमाग में आता है कि भाई जब ईवी गाड़ियां अभी लिमिटेड गाड़ियां हैं, प्रमोट करो, एटलीस्ट गडकरी जी काफी प्रमोट करते हैं, टोल टैक्स मैं मानता हूँ कि फ्री करने चाहिए ईवी गाड़ियों के लिए स्पेशली। ये भी सही बात है, मतलब करना चाहिए ये। और एक चीज और है कि हर पेट्रोल पंप पे चार्जर होना चाहिए। हाँ, हर पेट्रोल पंप है उतने, हर पेट्रोल पंप को मस्ट कर दो कि भाई तुम्हें एक एक चार्जर तो लगाने हैं, मस्ट कर दो भाई। पेट्रोल पंप वालों के पास पैसों की कमी नहीं होती है सर, ठीक है ना। अर्निंग का एक सोर्स भी बढ़ रहा है ना उनके लिए। अगर मान लो ऐसे बोलते कि चार्जर लगा रहे हैं, सेटअप लगा रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो पैसों की उनके पास कमी नहीं होती है, बेशुमार पैसा होता है, ठीक है। दूसरा जगह की भी कमी नहीं होती है, छोटा सा जगह चाहिए, 2 फुट की जगह चाहिए होती है, कितना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक ये भी है कि गवर्नमेंट को लगाना चाहिए, जैसे दिल्ली में तो कर रखा है गवर्नमेंट ने, अच्छी चीज कर रखी है कि ईवी गाड़ी के लिए स्पेसिफिक मीटर देते हैं, बाकी स्टेट में नहीं दे रहे। हाँ, तो बाकी स्टेट में जैसे हम बात कर रहे थे 7 किलोवाट के चार्जर की, तो 7 किलोवाट का अगर चार्जर हम ले रहे हैं ना, अगर मैं लोड बढ़ाने जाऊँ तो वो बोलते हैं कि नहीं, 7 किलोवाट हम लोड सपोर्ट नहीं करते सिंगल फेज पे। वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हम बोल तो देते हैं कि सिंगल फेज पे चल जाएगा, बट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ 5 किलोवाट तक सिंगल फेज पे देती है। दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है, दिल्ली दे रही है, बट अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ, इधर क्या होता है कि अगर मैं भाई मेरे को लोड बढ़ाना है 7 किलोवाट, बोले नहीं 3 फेज कनेक्शन लो, तो वो एक अनवांटेड खर्चा हो जाता है। कुल मिला के बात यहाँ आके रुकती है कि अगर ये आपको एक नेक्स्ट लेवल पे प्रमोशन करनी है ना ईवी की, बिल्कुल, तो प्राइवेट कंपनीज या फिर OEMs नहीं कर पाएंगे जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा नहीं। गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर निकल गए। चलो आओ संजीव बाहर चलते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। सो डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले मैं संजीव को एक गिफ्ट देना चाहूंगा। ये है स्काईविक का ड्यूअल USB कार चार्जर। तो ये संजीव आपके लिए। थैंक यू सर। आपको जब कार में चार्जिंग वगैरह के लिए चाहिए होगा तो ये काफ़ी, इसकी वोल्टेज वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, फास्ट चार्जिंग करना चाहते हैं कार के अंदर तो ये आपको सपोर्ट करेगा। जरूर ट्राई करेंगे हम इसको। और दूसरा, अगर आप भी स्काईविक के कार एक्सेसरीज प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप इनकी साइट skyvik.in पे जाके परचेज कीजिए। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैंने भी पर्सनली यूज़ किए हैं। और अगर आप मोटर बाइट कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 11% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो skyvik.in पे जाइए और कार एक्सेसरीज से रिलेटेड जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद आए आप ले सकते हैं। दूसरा, ये जितना भी शूट हम कर रहे हैं ये स्काईविक के लेंसेज से शूट कर रहे हैं। इनके जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन है कि आप वहाँ पे उनके लेंसेज परचेज कर सकते हैं। हमें काफी यूजफुल लगे क्योंकि वाइड एंगल लेंसेज हैं, एनोमॉर्फिक लेंसेज हैं, उससे हम लोग इसको शूट करते हैं। हमारी जो शूट की क्वालिटी है उसमें भी आपको डिफरेंस डेफिनेटली दिखा होगा। तो लेंसेज पे भी सेम डिस्काउंट है, 11% का डिस्काउंट है अगर आप मोटर बाइट कूपन कोड skyvik.in से लेते हैं। अगर आप अमेजॉन से परचेज करते हैं तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, अगर आप उनकी साइट से लेते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं यार। अच्छा, तो संजीव इसको कंक्लूड करते हैं। अगर आउट ऑफ 10 हम बात करें तो क्या रेट करोगे गाड़ी को, और ईवी लेने के लिए लोगों को किस तरह से कन्विंस, मतलब कैसे करोगे जो सोच रहे हैं और डर भी रखते हैं अंदर कि यार ईवी लेने में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? अच्छा, पहली चीज तो ईवी लेने की अगर कोई सोच रहा है
तो मैं ईवी क्या, मैं तो बोलता हूँ अगर कोई भी आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो आप एक बार ईवी की टेस्ट ड्राइव जरूर लो। अगर आपका 20 लाख का बजट है तो आप ये चले जाओ, जरूरी थोड़ी ना स्कॉर्पियो लेनी, आप ये ले लो। अगर आपका 15 लाख का बजट है तो आप पंच ले लो। थोड़ा सा पैसा एक बार ज्यादा लगेगा बट ईवी पे जरूर फोकस करो। आप एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखो, एक बार टेस्ट ड्राइव तो आप लेके देखो। अगर आप कोई नई गाड़ी ले रहे हो तो मैं बोलता हूँ डेफिनेटली जाओ। थोड़ा सा बजट आप उस गाड़ी की बजाय उसका नीचे का सेगमेंट ले लो। तो मार्केट में 7 लाख से लेके 7 करोड़ तक ईवी आती है। अपने बजट के हिसाब से कोई भी चूज कर लो। ऐसा नहीं है कि भाई ईवी कोई महंगी है, एक ही डेडिकेटेड गाड़ी आ रही है, तो दुनिया जान की गाड़ियां हैं, आप ले सकते हो। दूसरा, इसकी अगर बात करें रेटिंग की तो सर मैं 8 दूंगा। एक नंबर मैंने इसके फिट एंड फिनिश में काटा है। दूसरा मैंने टाटा के कमिटमेंट में काटा कि टाटा वाले जो बोलते हैं कि 453 बोलते हैं, सीधा सीधा बता दो ना हमारी गाड़ी 350 चलती है, हम खुश है, मैं 250 में भी खुश हूँ। 250 चलती है उसमें मैं हैप्पी हूँ कि हमें पता है। बट जो उम्मीद गलत लगा देते हैं कि भाई हमारी गाड़ी 450 चलती है, वो पॉसिबल नहीं। खैर वो ARAI की जो अपनी पता नहीं कैसे करते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो चलाते हैं। खैर उस पे नहीं जाते, वो बहुत डिटेल में हो जाएगा उस पे। बट ठीक है, हमने भी जो है पंच का भी हमने पीछे जो है वो रेंज टेस्ट किया था, फिर अभी पीछे नेक्सॉन का भी रेंज टेस्ट किया था। कुल मिला के हमें भी 280 300 के आसपास 300 के आसपास आती है वो भी। खैर पिछली वाली तो हमने काफी स्पीड पे चलाई थी तो 300 आई थी, तो वो तो हैवी 40 किलोवाट की है, तो 40 किलोवाट वाली पे तो आपको मतलब मैक्स और वो वही सेम है। पंच की बात कर रहा हूँ कंपैरिजन में, तो उसमें हमें तकरीबन तो हमने पंच का भी रेंज टेस्ट किया था और नेक्सॉन ईवी का भी पीछे रेंज टेस्ट किया था, तो हमारी भी रेंज लगभग जो है वो सेम आई थी। पंच की 35 किलोवाट की बैटरी है, तो वहां पर हमें रेंज 270 280 आई थी 3 लोगों के साथ। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने नेक्सॉन का भी किया था, नई वाली नेक्सॉन का, वो 40 किलोवाट की बैटरी है सेम इसकी, और उसमें हमें 300 आई जब हमने स्पीड, लेकिन उसमें कंस्ट्रेंट नहीं रखी, मतलब धीरे नहीं चलाई, 50-60 वाली नहीं थी हमारी, 80-100 की स्पीड पे हमने चलाई। हाँ, तो मैं भी जो रेंज बता रहा हूँ ना कि कोई ऐसे समझ रहा हूँ कि 40-50-60 की है, वो नहीं है। जो मैं रेंज बता रहा हूँ हाईवे की बता रहा हूँ, फुल स्पीड फुल लोड के साथ, इवन इसमें कणक के कट्टे भी पड़े होते हैं। अच्छा, ठीक है, उसके साथ बता रहा हूँ। तो अगर आप आराम से चलाओगे इसको 70-80 के आसपास, तो रेंज 330 320 350 क्योंकि हमने ये पर्सनली ये टेस्ट किया है, तो मैं भी इस बात को अपने जो है अब ठोक के बता सकता हूँ कि हाँ 300 की रेंज तो कहीं नहीं गई। और दूसरी चीज, अगर कोई बोलता है कि यार 300 की रेंज लगाती है, मुझे तो 500 किलोमीटर चलना होता है, वो भी एक लोगों का गलत माइंडसेट है। मेरे को नहीं लगता कि हर बंदा डेली 200-100 किलोमीटर से ज्यादा चलता है। नहीं, एक पॉइंट है, 500 चलाना है, ठीक है, लेकिन 500 कभी भी आप वन गो में तो नहीं चलाते हो ना, ब्रेक तो लेते ही हो। डीजल गाड़ी होगी तो और ज्यादा आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। इवन इसमें तो आराम से चलाते हो आप, आराम से, मतलब बॉडी को रिलैक्स लेता है। डीजल गाड़ी में तो बंदा और थकता है। मैंने पेट्रोल डीजल चलाई है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं 350 किलोमीटर पेट्रोल गाड़ी को लेकर जाता था, मैं 4 जगह रुकता था, अब मैं एक ही जगह रुकना पड़ रहा है मुझे। वहाँ पे चार्जर अगर आपने 1 घंटा चार्ज कर लिया तो वापस आप 200-300 किलोमीटर के लिए रेडी हो गए। तो वो एक लोगों के माइंडसेट ऐसे बनाने के लिए लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं कि भाई नहीं, हमें 500 किलोमीटर रेंज आएगी तब लेंगे हम। तो उसका तो कोई वो हमारे भी कमेंट्स ऐसे आते हैं, जब 500 किलोमीटर वाली गाड़ी आ जाएगी ना तब हम ये गाड़ियां लेंगे। तो भाई चलाओ तो सही, आप गाड़ी लो और उसको 500 किलोमीटर मैं बताता हूँ, महीने में आप 10 दिन ही 500 किलोमीटर चला के बता दो। मतलब 5000 किलोमीटर किसी की भी रनिंग नहीं होती, बहुत रेयरली रनिंग होती है। ठीक है संजीव, इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच यार, आपने और कई चीजें जो है यहाँ पे ऐड, अपनी वैल्यूज इनपुट ऐड किए, जो लोगों को सुनने के बाद जो है उनको डेफिनेटली और ईवी की तरफ उनका जो रुझान बढ़ा होगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ा होगा, जो ईवी लेने की सोच रहे हैं। और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है जो सही चीज है वो सामने आए, ठीक है। तो ये एक अगेन काफी जो है एंथुसियास्ट हमारे पास ओनर, ईवी ओनर आए जिन्होंने काफी चीजें क्लियर की, और बहुत अच्छा लगा संजीव आपसे मिलके। थैंक यू सर। और इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं, और अगर आपको भी कुछ कमेंट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। स्काईविक के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ZEV पॉइंट चार्जर अगर आप अपने ईवी लेने की सोच रहे हैं और OEM या ईवी ऑलरेडी आपके पास है, और अगर आप 7.2 किलोवाट का चार्जर लेना चाहते हैं, OEM का चार्जर महंगा पड़ता है, तो यहाँ अफोर्डेबल प्राइस पे आप ले सकते हैं। आप अब उनसे बात कीजिए, वो आपको बताएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। और इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।